मेरी विचारधारा कांग्रेस के प्रति। क्या कारण है? कारण कुछ नीतियां कांग्रेस की मुझे अच्छी लग रही हैं, मोदी लहर यहाँ बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि मोदी लहर का कोई असर है, तो क्योंकि अगर मोदी को 10 साल दे दिए। 10 साल में इन्होंने शुरू से लेकर के जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए। बीजेपी गवर्नमेंट का ना तो रोजगार के ऊपर कोई फोकस है, ना कोई गरीब के लिए, किसान के लिए फोकस है। किसान राजनीति मानो जो है के लिए थे चुनाव लड़े हुए इस चीज के बारे में। सबसे पहले तो मैं अपने कर्मस्थली इस स्कूल में आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ कि मैं इसी गांव में पैदा हुआ हूँ, इसी गांव में पला हूँ, बड़ा हूँ, इसी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। 1985 से इस गांव में मैंने महसूस किया एक स्कूल चलाने का। मेरे बड़े भाई थे निहाल सिंह जी, उनके साथ मिलकर के हमने संस्था की शुरुआत की और लगभग 40 वर्ष से मेरा मुख्य काम स्कूल का ही है। निजी स्कूल चलाता हूँ, फर्स्ट से लेकर के सीनियर तक स्कूल है। इसमें 2 स्ट्रीम है, आर्ट और साइंस। 2020 में जब पंचायत चुनाव आए उस समय गांव के 300-400 व्यक्ति गांव की चौपाल में इकट्ठे हुए आगामी चुनाव में किसी को कैंडिडेट बनाने के लिए। उस मीटिंग में मैं नहीं था, मेरे स्कूल में ही था। मीटिंग में से 2-3 लोगों ने फ़ोन किया कि आप एक बार चौपाल में आओ, यहाँ पर गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं और चुनाव में कैंडिडेट के लिए कोई बात करनी है। मैंने उनको फ़ोन पर कहा था कि भाई आप जो भी तय करोगे मैं उनके साथ हूँ, गांव जो भी फैसला करेगा मैं उसके साथ हूँ, कर लो आप जो भी करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो माने नहीं, उन्होंने बुलाया कि एक बार आना ही पड़ेगा। वो वहाँ चला गया। गांव के 300-400 लोग इकट्ठे थे। उन्होंने सबसे पहले मैंने खड़ा होकर के यही पूछा कि जो भी सरपंच के उम्मीदवार हैं वो आगे आए। तो 5 व्यक्ति सरपंच के चुनाव के लिए आगे। पांचों को गांव वालों ने कहा कि आप अपने में से किसी एक को चूज करके ले आओ। पांचों अलग जाकर के किसी एक का चयन कर लो, 5 तो बन नहीं सकते और गांव चाहता है कि कोई एक उम्मीदवार हो। इस पंचायत में दूसरा गांव मालूपरा भी है। तब उन 5 ने कहा कि हम तो फैसला नहीं कर सकते। फिर गांव वालों ने मिलकर के कहा कि भाई 30 आदमियों की कमेटी बना लेते हैं, मोहल्ले वाइज, कुंबा वाइज, गोत्र वाइज, अलग अलग गांव के मुख्य 30 व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई, जिसमें मैं शामिल नहीं था, मैं बाहर ही था। पूछा गया कि यदि आप इस कमेटी का फैसला मानो तो हम चुन के ले, नहीं तो क्या मतलब है, नहीं मानो तो। बोले कि हम जो भी नाम लेके आओगे उसको मान लेंगे। वो कमेटी मेरा नाम सर्वसम्मति से लेके आ गई कि उम्मेद जी को चुनाव लड़वाएंगे। फिर भी मैंने उनको कहा कि एक बार फिर सोच लो, आप निर्णय लेके आए हो, आपका स्वागत है। यदि आप सभी सहमत हैं, पूरा गांव इस पर सहमत है, तो मैं तैयार हूँ आपके फैसले के लिए। धीरे धीरे इस तरह से करते करते एक लिखा पढ़ी हो गई। कॉपी के अंदर कमेटी के लोगों के नाम लिखे, सबने हस्ताक्षर किए, कुछ और लोगों ने भी हस्ताक्षर किए। गांव में एक देवता है, वहाँ उसके ऊपर प्रसाद वगैरह बांट दिया और चुनाव की शुरुआत हो गई। चुनाव में कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से गांव में सरपंच का चुनाव लड़ूंगा और सरपंच बनूंगा। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो गई, गांव में सब पूरे गांव ने मिलकर के नाम निकाल दिया, तो मैं उनकी बात को टाल नहीं सका। और उसके बाद में मालूपरा से 3 कैंडिडेट खड़े हो गए, गांव के भी 4-5 लोग और खड़े हो गए। एक तरफा कमेटी बनने के बाद में भी लोग फिर खड़े हो गए। तो गांव वालों ने कहा अब आपको चुनाव लड़ना है, हम आपके साथ में ही, इनको खड़ा होने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और चुनाव हुए 3 अक्टूबर 2020 को। रिजल्ट अपने फेवर में आया, क्योंकि गांव ने तय कर लिया था कि सरपंच अब की बार इनको बनाना है। 31 वोटों से जीत हुई। मालूपरा का कैंडिडेट थे श्री सुमेर जी, वो मेरे से पीछे थे। 31 वोट मात्र, तो 31 वोटों से जीत हुई।
उस दिन के बाद में मैंने गांव के विकास के लिए जितना पंचायत में बजट आता है उस बजट से हमारे एमएलए साहब से और जिला परिषद से, पंचायत समिति से, जहाँ जहाँ से मैं बजट ला सकता था वो ला करके गांव में विकास के बहुत सारे काम करवाए हैं, जिसका आपके सामने एक फोल्डर है। लगभग 60-65 के करीब काम करवाए हैं। मुख्य काम गांव के थे, जितनी भी सरकारी परिसंपत्तियां हैं, जैसे सीनियर स्कूल है, एक संस्कृत स्कूल है, खेल मैदान है, आईटी केंद्र है, इन सब की चार दीवारी को बनाया, बनी हुई थी उनको ऊंचा उठाया, उनकी रिपेयर करवाई, सीनियर स्कूल की पूरी छत की मरम्मत करवाई गई। उसके अलावा गांव में पंचायत भवन नहीं था, एक दो टूटा फूटा कमरा था, बहुत पहले का बना हुआ, उसको कलेक्टर साहब से तोड़ने की अनुमति ली और उसके बाद में नया भवन लगभग 40 लाख की लागत से यहाँ पर नया भवन बनाया गया है। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, उप स्वास्थ्य केंद्र था। हमने मंत्री जी से, विजेंद्र ओला जी से निवेदन किया, बार बार निवेदन किया, तो उन्होंने ये कहा कि 2 किलोमीटर की दूरी पर चारों तरफ पीएचसी बने हुए हैं, इसलिए संभव नहीं है। हमने पूरे गांव ने मिलकर के प्रयास किया। मैंने भी बार बार जयपुर जाकर के भी इनको याद दिलाया। बजट के समय हम फिर गए कि एक बार आप रख के देखो, क्या पता हो जाए। बजट में 2023 में सारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अनुमति मंत्री महोदय के द्वारा दिलवा दी गई और उसका भवन भी स्वीकृत हो गया है। जल्दी ही वो भवन शुरू भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो गांव की मेजर आवश्यकताएं, मुख्य आवश्यकताएं हैं, उसको करने का प्रयास किया है और लगभग 1.5 साल के करीब बचा है। चुनावों के बाद में फिर कोशिश करेंगे, हमारे विजेंद्र जी यदि एमपी बन जाते हैं तो फिर कोशिश करेंगे कि भैया अब थोड़ा बजट हमें और दें ताकि गांव का विकास कर सकें। अच्छा, जैसे सरपंच साहब अब आप बात करी है, ठीक है, अभी के अनुसार जो विकास कार्य करवाया है, जो मेजर समस्या है बहुत ही समाधान करवाया है, लेकिन एक अपने क्षेत्र की अगर आप बात करा, झुंझुनू क्षेत्र की, तो एक सबसे बड़ी समस्या यह आवा कि पीने के पानी की समस्या। तो आपकी ग्राम पंचायत में पीने के पानी की समस्या ना आपा देखा या फिर भी करिए की व्यवस्था है ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत में फिलहाल बोरवेल बने हुए हैं, लगभग 8 बोरवेल हैं। एक ऊंची टंकी बनी हुई है और बाकी मोहल्ले वाइज छोटी टंकियां हैं। उन बोर से टंकियों में पानी जाता है और उनसे सप्लाई होती है, हर घर के अंदर पानी की सप्लाई है। आगे आने वाले समय में पानी की कमी हो रही है, उसको देख करके जेजेएम योजना में गांव में पाइपलाइन बिछाई गई है। आधा काम हो गया है, आधा थोड़ा और रुक के बाद में दूसरे चरण में होगा। लगभग 30-40% जेजेएम जो योजना है हमारी भारत सरकार की और राज्य सरकार की, उसके द्वारा पाइपलाइन डाली गई है। हमारे पड़ोस में इधर सलामपुर माखर तक उसका पानी सप्लाई भी हो रहा है और लगता है कि निकट भविष्य में 12 महीने में या 2 साल में वो पानी हमारे गांव में भी पहुंचेगा। और इसका पंप हाउस भी बन गया है बड़ी टंकी के पास में और कुछ जेजेएम का एक ट्यूबवेल भी बना है। तो फ्यूचर के लिए वही एकमात्र सहारा है आने वाले समय में, जब पानी अभी कमी हो रही है, लेकिन फिलहाल गांव में पानी की समस्या नहीं है। बोरवेल जितने भी 7-8 बने हुए हैं उनसे अच्छी व्यवस्था गांव के अंदर है। अच्छा सरपंच साहब, जहाँ आप बातचीत करी थे कुछ शिक्षा से जुड़े रहो, काफी पुराना जुड़े रहो, खूब विद्यार्थी था में पंचायत का जो छात्र है वो खूब पढ़ के गया है, लेकिन ग्राम पंचायत में एक सबसे मोटी समस्या देखने के लिए मिला कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ के अंदर स्तर गिरतो जा रहा है, छात्रान लेके छात्र छात्रा जब भी है, तो बीच चीज की समस्या के लिए थारे द्वारा कुछ प्रयास करे जा रहे हैं? मैंने बिल्कुल प्रयास किया है। गांव के सरकारी स्कूल में जितनी भी भौतिक व्यवस्थाएं की आवश्यकता होती है, फिजिकली व्यवस्था होती है, उनको पूरा करने का प्रयास किया है। हमारे गांव के सीनियर स्कूल में साइंस भी है, आर्ट्स भी है और एग्रीकल्चर भी है साइंस में अलग से, और पर्याप्त भूमि भी है, एक अच्छा भवन बना हुआ है, अच्छी लैब बनी हुई है और खेल के मैदान है वो भी बहुत शानदार हैं। तो आपके जो ग्राम पंचायत में स्ट्रेंथ कितनी है बच्चा की? ग्राम पंचायत में सरकारी स्कूल में लगभग 150 के आसपास बच्चे हैं। उसका मेन रीजन एक सामने आता है, जब तक सरकारी टीचर्स खुद अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजेंगे तब तक जनता का जो मानस है
वो चेंज नहीं होगा। वो सोचते हैं कि भी सरकारी स्कूल टीचर हैं, वो तो अपने बच्चों को कोई पिलानी भेजता है, कोई झुंझुनू भेजता है, कोई कहीं भेजता है, और हमारे बच्चों के लिए पीछे पड़ते हैं। तो पहले अपने बच्चों को भी उनको अपने साथ स्कूल में लाना होगा, तब गांव के दूसरे लोग हैं वो उनको देख करके फिर अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूल में भेज सकते हैं। अच्छा, जैसे अपन ने बात कर ली शिक्षा के क्षेत्र में भी बात की है, ठीक है, ग्राम पंचायत के विकास की अपने बात की है, तो फिर आप बातचीत करा कि अगर आज के टाइम में आप देखा और एक पुराने टाइम में देखा, ये भी काफी टाइम से देखता रहे हो, तो आज की राजनीति और पुरानी राजनीति में कुछ चेंज आया है? बिल्कुल चेंज है। आज तो सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है, नेटवर्क का जमाना है। पुराने जमाने में गांव में बहुत पहले तो गांव के लोग इकट्ठा होकर के हाथ खड़े करके सरपंच तय किया करते थे। धीरे धीरे चुनाव का दौर शुरू हुआ तो गांव में किसी ने कह दिया कि भाई अब की बार इस व्यक्ति को चुनाव में अपने खड़ा करना है, इसको सरपंच बनाना है, तो वो हो जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ऊपर पार्टियां भी हैं। सरपंच हालांकि कोई सिंबल का प्रतिनिधि नहीं है, किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है, पार्टी का चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी कहीं न कहीं पार्टियों से लिंक होते हैं। वो चाहे कोई कांग्रेस को बिलोंग करता है या कोई बीजेपी को करता है। तो आज सरपंच का चुनाव भी बहुत एक अहम चुनाव बन गए हैं, क्योंकि सबसे छोटी कड़ी पंच और सरपंच से शुरुआत होती है। लोकतंत्र में जब ये कड़ी मजबूत होगी तो ऊपर भी कुछ मजबूती मिल सकती है अपने को। जैसे सरपंच साहब अब बात करी है सरपंच चुनाव ने लेकर के या राजनीति ने लेकर के, मैं अपन जय थे बोले है कि एक पार्टी से बिलोंग करा आज के टाइम सरपंच, तो आप कौन सी पार्टी से बिलोंग? मैं कांग्रेस माइंड का सरपंच मान लो। मेरी विचारधारा कांग्रेस के प्रति। क्या कारण है? कारण कुछ नीतियां कांग्रेस की मुझे अच्छी लग रही हैं कि गरीब के बारे में कुछ सोचती है, गांव के लोगों के बारे में, किसान के बारे में सोचती है, एक धार्मिक प्रवृत्ति में बहुत कम विश्वास रखती है। मेरा मतलब है कि जैसे धर्म के बारे में ज्यादा प्रसार नहीं करता। और मैं तो मानता हूं कि जिस देश में धर्म के ऊपर लोग चल पड़ते हैं वहाँ विकास नहीं हो सकता है, केवल धार्मिक उन्माद। सरपंच साहब थे बता रहे हो कि कांग्रेस गरीबा के लिए काम कर रही है जी, तो बीजेपी भी कर रही है। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस की हैं, जैसे मनरेगा की योजना है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, और खाद्य सामग्री के लिए भी जो भी योजनाएं हैं कि बहुत अच्छे स्कीम कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने पंचवर्षीय योजना बना करके देश का एक बहुत ही शानदार तरीके से विकास करने की रूपरेखा रखी है। भारत आजाद हुआ उस समय हमारे देश में सुई तक नहीं बनती थी, और आज हमारा देश है वो काफी प्रोग्रेसिव है। हालांकि इसमें जनता का सहयोग है, लेकिन फिर भी जो नीतियां हैं वो सरकार की काम करती हैं। तो जय आप बातचीत करा कि बता रहे हो कि कांग्रेस की ही या देन है हर चीज, तो बीजेपी या मोदी जी तो दावा कर रहे हैं कि 2014 के बाद में ही देश के अंदर विकास हुआ, पर इस 60 साल 65 साल 70 साल में कुछ विकास हुआ ही नहीं है। यदि कांग्रेस नहीं होती तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। लोकतंत्र को बचाने का काम, संविधान को बचाने का काम, संविधान के तरीके से देश को चलाने का काम तो कांग्रेस ने किया है। आज जिस तरह से देश में मेरे अपने विचार हैं, जिस तरह से अराजकता दिखाई दे रही है, करोड़ों लोग पढ़ करके, ग्रेजुएट होकर के, इंजीनियरिंग करके, मेडिकल की पढ़ाई करके बेरोजगार बैठे हैं, सड़कों के ऊपर बैठे हैं। यदि इनको रोजगार नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे अराजकता फैलेगी। बीजेपी गवर्नमेंट का ना तो रोजगार के ऊपर कोई फोकस है, ना कोई गरीब के लिए, किसान के लिए फोकस है। किसानों के रास्ते में दिल्ली जाने के लिए रुकावटें पैदा करके उनको दिल्ली में नहीं घुसने दे रहे हैं, जबकि किसानों की पैदा की भी फसलें दिल्ली में जा रही हैं, दूध जा रहा है, अनाज जा रहा है, सब्जियां जा रही हैं, सब कुछ जा रहा है। तो किसान को क्यों रोक रहे हैं? बात रखने का तो हर व्यक्ति को अधिकार होता है आज, तो उसको रोक रहे हैं। ऐसी जो नीतियां हैं वो गलत है। और वर्तमान में तो बहुत लेटेस्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं उसमें से लगभग 60-70% बीजेपी को चंदा मिला है। तो ये क्या है? तो यह चीज तो आप यह भी मान सका हाँ कि जैसे कि पहले कांग्रेस पार्टी सत्ता में ही, तो डे टाइम में कांग्रेस पार्टी ने चंदो ज्यादा मिला कर, तो
आज बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी ज्यादा मिल रही है। नहीं, ज्यादा मिला है, लेकिन वो भ्रष्टाचार तो है ही। एक दवाइयों की कंपनियां हैं, उनसे चंदा ले रहे हैं कि आपको दवाई से कंपनी चलानी है तो चंदा दो। वो तो एक प्रकार की हफ्ता होगा ही, हफ्ता वसूली होगी एक प्रकार से। सैमसंग की कंपनी ले लो, कोई और कंपनी, मोटरसाइकिल है, 14 से पहले लगभग 50,000 के आसपास मोटरसाइकिल की प्राइस थी, आज 1 लाख तक पहुंच गई है। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि कंपनियां हैं वो चंदा दे रही हैं और अपनी मनमर्जी से कीमतें बढ़ा रही हैं। महंगाई के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, चाहे हम डीजल पेट्रोल को लें, चाहे हम गैस को लें, चाहे गैस सिलेंडर को लें, 400 रुपये का आज 1000-1100 रुपये में मिल रहे हैं। दाल भी 200 रुपये मिल रही है, दूध है वो भी महंगा है, हर चीज महंगी होती जा रही है। एक आम आदमी जैसे सरकारी नौकरी नहीं है तो जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो अभी जो आपने लोकसभा क्षेत्र झुंझुनू की आप बात करा जी, तो एक अंदर चुनावी रण की पूरी तैयारियां चल रही है, मीटिंग वगैरह जो सबसे कांग्रेस बीजेपी दोनों साइड से की जा रही है। बिल्कुल। तो झुंझुनू का चुनाव ने किस नजर से देख रहे हैं? मेरे हिसाब से झुंझुनू का चुनाव कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। गांव के अंदर जो विजेंद्र जी हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, इनकी बहुत ही अच्छी छवि है, शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, विकास के कार्यों में ध्यान देने वाले व्यक्ति हैं। इनके फादर भी श्री शेषराम जी ओला का फायदा भी इनको बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने भी पूरी जिंदगी लगभग 52 से लेकर के जब तक स्वर्गवास हुए तब तक 8 बार वो एमएलए रहे, 5 बार सांसद रहे, कई बार वो मंत्री भी रहे हैं। जिले के अंदर उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत सारे काम भी करवाए हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये चुनाव कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। मोदी लहर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मोदी लहर यहाँ बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि मोदी लहर का कोई असर है। तो क्योंकि अगर मोदी को 10 साल दे दिए, 10 साल में इन्होंने शुरू से लेकर के जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए। पहला वादा इनका था कि मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, वो बिल्कुल फ्लॉप है, कोई गारंटी नहीं है उसकी, कुछ भी नहीं है, रोजगार उस हिसाब से नहीं मिला है। इन्होंने कहा था कि मैं जो ही हमारी सरकार बनेगी एमएसपी की गारंटी दूंगा, एमएसपी लागू करूंगा। एमएसपी की गारंटी नहीं है, वो भी नहीं हो रही है, वो भी लागू नहीं की है। ना कोई रोजगार के बारे में कोई विजन लग रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी लहर का यहाँ कोई असर नहीं है। केवल कांग्रेस का कारण यही है कि ये लंबे समय से राजनीति में रहे हैं और एक अच्छी छवि के लोग हैं, इसलिए लोग चाहते हैं कि इनको दिल्ली भेजें ताकि हमारे दिल्ली जाने का कोई काम हो तो वहाँ हमें मौका मिले। पिछले 10 वर्षों में सांसद थे, कोई एक आदमी भी वहाँ नहीं जा पाया। दिल्ली में जब भी कोई काम होता था पहले शेषराम जी के टाइम में, तो वहाँ रात को रुकते थे, खाना खाते थे, रुकते थे, किसी के पास किराया भाड़ा नहीं होता तो वो भी उनको आते वक्त देते थे। मतलब दिल्ली एक घर जैसा बन गया था कि हमारा दिल्ली में कोई बैठा है। आज 10 साल से दिल्ली खाली है, हमारे जिले के लिए कोई भी नेता ऐसा वहाँ मिला नहीं, इसलिए कमी महसूस हो रही है और इस कमी को अब की बार पूरा